Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dayma. Welcome you all. आज की ये वीडियो हम फिनिश करेंगे अफॉरिज्म नंबर 69 का फुटनोट, जो कि लास्ट टाइम रह गया था. आज इसको फिनिश कर लेंगे हम. और मैं आपसे एक गुड न्यूज शेयर करना चाहती हूँ. जिन्होंने भी मेरा पोस्ट अभी तक नहीं देखा है वो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा. वैसे मैं बता रही हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर आ चुकी हूँ. डॉक्टर रितु होम्योपैथ के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है. आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. अभी मैंने कुछ बहुत ज्यादा डाला नहीं है उस पर, लेकिन मेरा पर्पस इंस्टाग्राम पे आने का है कि मैं आपको वहां पर नोट्स प्रोवाइड कर सकूं, बुक के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिटन कंटेंट, ऑथेंटिक बुक्स के कोई बहुत अच्छे फोटोज, ये सब चीजें मैं आपसे उस पर शेयर करने वाली हूं. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको रोज होम्योपैथी से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छा पढ़ने मिले जो शायद आपके पास नहीं हो, तो वो सब चीजें आपको मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पे मिलेगी. आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. यही एक छोटी सी न्यूज है मुझे आपको देनी थी. अब हम बात करते हैं अफॉरिज्म नंबर 69 के फुटनोट के बारे में. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा मैं समराइज कर देती हूँ. लास्ट टाइम हमने किया था कि एंटीपैथिक किस तरह से वाइटल फोर्स पर जाकर जो है एंटीपैथिक मेडिसिन जो है डिजीज सिम्टम को वहां से हटा नहीं पाती, वहां पर रह जाती है. और जब फोर्सफुली वाइटल फोर्स उसको वहां से हटाने की कोशिश करता है विद इंक्रीज इंटेंसिटी, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी काउंटर एक्शन. ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होता है, होम्योपैथी वहां पर जाकर फिट हो जाती है बिकॉज ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्गर एंड सिमिलर. नेचुरल डिजीज के ब्लॉक में फिट हो जाती है वहां पर, और पुरानी जो नेचुरल डिजीज है उसको वहां से हटा देती है, उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है. तो ये था एंटीपैथी होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट. और अब हम बात करते हैं कि हमें फुटनोट में डॉक्टर हानेमन ने क्या समझाया है. फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें है फर्स्ट पॉइंट में हमें बताया है इन द लिविंग ह्यूमन बीइंग नो परमानेंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्ररी और एंटागोनिस्टिक सेंसेशन कैन टेक्स प्लेस. लिविंग ह्यूमन बीइंग में कोई भी एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट जो है, कॉन्ट्ररी एक दूसरे के ऑपोजिट और एंटागोनिस्टिक एंटी काम करने वाली चीजें जो है उनका कोई परमानेंट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता. जैसे कि हमने देखा था वाइटल फोर्स पर जो डिजीज सिम्टम है उसका एंटागोनिस्टिक एक मेडिसिनल सिम्टम आया तो उसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ. फॉर अ टाइम बिंग थोड़ा सा देर के लिए प्राइमरी एक्शन में वाइटल फोर्स कुछ फील नहीं कर पाया, वहां पर एक डायनामिक न्यूट्रलाइजेशन हुआ, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता. तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नो परमानेंट न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि टेम्पररी न्यूट्रलाइजेशन होता है. As happens with substances of opposite quality in the chemical laboratory. जैसे कि जब हम आगे केमिस्ट्री लैब में जाया करते थे तो आप सभी को याद होगा कि किस तरह से हम रिएक्शंस को कराते थे. कुछ भी एक केमिकल लिया, दूसरा केमिकल लिया, और उनमें कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइजेशन हो जाता था और एक नया ही प्रोडक्ट बन जाता था. तो ये हमें अच्छे से याद है. लिविंग बीइंग के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होती. फॉर इंस्टेंस क्या दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटाश यूनाइट टू फॉर्म अ परफेक्टली डिफरेंट सब्सटेंस, अ न्यूट्रल सॉल्ट. सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाश ने मिलकर एक डिफरेंट ही सब्सटेंस बनाया, न्यूट्रल सॉल्ट, जो कि ना तो एसिड है ना ही अल्कली है, बेस है, एंड इज नॉट डीकम्पोज इवन बाय हीटिंग, ना ही वो डीकम्पोज होता है हीट से. तो एक नया ही कुछ प्रोडक्ट बन गया उनके अमेल्गमेशन से, उनके मिक्सअप होने से. सच अमेल्गमेशंस एंड थरो कॉम्बिनेशंस टू फॉर्म समथिंग परमानेंटली न्यूट्रल एंड इंडिफरेंट डू नॉट, as has been said, ever takes place with respect to dynamic impressions. इसका क्या मतलब है, इस तरह के amalgamations मतलब इस तरह के combinations, थरो कॉम्बिनेशन जो है कुछ और परमानेंटली न्यूट्रल या कुछ अलग बनाने के जो ऐसे amalgamations हैं वो कभी भी, जैसे कहा गया है, डायनेमिक इंप्रेशंस में नहीं होते. डायनेमिक इंप्रेशंस मतलब लिविंग बीइंग में नहीं होते, ऑफ एन एंटागोनिस्टिक नेचर इन आवर सेंसिफिक एपरेटस. सेंसिफिक एपरेटस क्या है, बॉडी. क्या, लिविंग बीइंग के अंदर ऐसा एंटागोनिस्टिक कुछ लिया और आपने कुछ अमेल्गमेशन करके एक इनडिफरेंट, एक अलग ही कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जो कि एंटीपैथिक ट्रीटमेंट करने की कोशिश करती है, वो हमारे लिविंग बीइंग में नहीं हो सकता. ओनली अ सेम्बलेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड म्यूचुअल रिमूवल अकर्स इन सच केस एट फर्स्ट. सिर्फ जो क्वालिटी है न्यूट्रलाइजेशन की या म्यूचुअल रिमूवल की, कैसे क्या था, उसने वहां आया, थोड़ा रिमूव किया. ये जो म्यूचुअल रिमूवल है, आपसी सहमति के साथ जो एक डिजीज रिमूव होता है, फर्स्ट मतलब कि पहले शुरुआत की कुछ देर में ऐसा रहता है, लेकिन एंटागोनिस्टिक सेंसेशंस जो है डू नॉट परमानेंटली रिमूव वन अनदर, एक दूसरे को परमानेंटली रिमूव नहीं करती. The tears of a mourner would be dried for but a short time by a laughable play. The jokes are, however, soon forgotten.
एंड हिज टीयर्स देन फ्लो स्टिल मोर अबंडेंटली देन बिफोर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत रो रहा है, आपका एक जोक सुनाया हुआ, उसे 1 मिनट के लिए उस पर वो जोक पर हंस देंगे, लेकिन जैसे ही वो जोक भूलेंगे तो वो वापस रोने लगेंगे। दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ आवर्स, सबका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो ये चीज हमें यही सिखाती है कि फॉर द टाइम बीइंग आप किसी भी चीज से अच्छा फील कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंटली वहां से रिमूव हो गई इसका मतलब ये नहीं है। सेकेंड पॉइंट है प्लेन as this proposition is it has been misunderstood and in opposition to it some have asserted, कुछ लोगों ने इसको concept को कैसे समझाया है, that the palliative in its secondary action which would then be similar to the disease present must be capable of curing just as well as homeopathic medicine does by the primary action। अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो palliative है वो अपने secondary action में बिल्कुल वैसा ही काम करती है जैसे होम्योपैथी अपने प्राइमरी एक्शन में करती है। तो वो जो है बिल्कुल क्योर कर सकती है। जैसे एंटीकॉन्जेस्टिक ट्रीटमेंट में फर्स्ट मोमेंट्स में काफी अच्छा फील होता है, तो इस कंसेप्ट से होम्योपैथी में जो है वो फर्स्ट प्राइमरी एक्शन में क्या होता है, थोड़ी एग्रेवेशन हो जाती है, कभी कभी थोड़ी एग्रेवेशन हो जाती है, कभी कभी थोड़ा वर्स हो जाता है सिम्टम। तो बस ये यही कह रहे हैं कि that the palliative in its secondary action, palliative अपने secondary action में which would then be similar to the disease present, जो disease present होता है अपने secondary action में बिल्कुल capable है क्योर करने के, just जैसे होम्योपैथी अपने प्राइमरी एक्शन में करती है। बट दे डिड नॉट रिफ्लेक्ट दैट द सेकेंडरी एक्शन इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द मेडिसिन। पर उन्होंने ये नहीं बताया, क्या नहीं बताया, कि जो सेकेंडरी एक्शन होता है वो इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द मेडिसिन, वो मेडिसिन की वजह से नहीं है। सेकेंडरी एक्शन अगर दवा की वजह से होता तो शायद वो भी क्योर करती, लेकिन सेकेंडरी एक्शन क्यों है? सेकेंडरी एक्शन इज द एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। सेकेंडरी एक्शन वाइटल फोर्स का एक्शन होता है, प्राइमरी एक्शन मेडिसिन का एक्शन होता है। That therefore the secondary action resulting from the vital force on the employment of a palliative is the state similar to the symptom of the disease which the palliative left uneradicated। बिल्कुल वही बात कि जो सेकेंडरी एक्शन है ये उसी का प्रोडक्ट है कि जो आपने एंटीपैथी पहले दिया और उसने उस बीमारी को अनइरेडिकेटेड वहीं छोड़ दिया, हटाया नहीं, तो उसी का एक प्रोडक्ट है कि वो वाइटल फोर्स एक इंक्रीज मैग्नीट्यूड के साथ इंपैक्ट करती है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी फॉर द नॉइज गाइज। As when in the dark dungeon, when the prisoner could with difficulty recognize objects close to him, alcohol is suddenly lighted, everything is instantly illuminated in the most consolatory manner to the unhappy wretch. But when it is extinguished, the brighter the flame was previously, the blacker is the night which now envelops him and render everything about him much more difficult to be seen than before। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर एक काला अंधेरा पूरा एक किसी प्रिजन में है, जैसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड एक प्रिजन होते हैं जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, एक रोशनी की एक किरण भी नहीं है, वहां पर अगर आप एक लालटेन एक जलाते हैं और उस लालटेन को जलाने से कितना ब्राइट हो जाता है ना, एक अनहैप्पी इंसान के मन में कितनी खुशी सी आ जाती है, एक उजाला सा छा जाता है। लेकिन अगर वो बुझ जाए तो जितना पहले अंधेरा लग रहा था उससे ज्यादा अंधेरा महसूस होता है, उससे ज्यादा अंधेरा महसूस होता है। तो ऐसा लगता है शायद ये लाइट जली ही नहीं होती, शायद ये रोशनी आई ही नहीं होती, क्योंकि इससे पहले से भी ज्यादा अंधेरा बेचैन और परेशान करता है। तो आई रियली होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। आप एक दो बार और अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और यहाँ पर ये फिनिश होता है हमारा अफोरिज्म नंबर 69। नेक्स्ट वीडियो में 70 अफोरिज्म नहीं कराने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट अवेटिंग जो सीरीज है, जैसे मैंने आपको बताया था कंपैरिजंस ऑफ क्रॉनिक माइजम बाय फिलिस पाइट का जो बुक है उसका फॉरवर्ड मैं आपको कराने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, आई रियली होप आप सभी ने माइजम का जो मैंने वन शॉट वीडियो, मेरे आज तक के सारे माइजम्स के वीडियो को जो मैंने वन शॉट वीडियो में कन्वर्ट किया, तो आप उसे जरूर देख लेंगे माइजम समझने से पहले। तो प्लीज थोड़ी लंबी वीडियो है, प्लीज उसे देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, फॉरवर्ड के बाद हम स्टार्ट करेंगे माइजम्स को समझना। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी ऑर्गेनॉन की नहीं, हम बात करेंगे बहुत ही जल्दी, शायद कल या परसों में ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी, हम बात करेंगे फॉरवर्ड ऑफ द फिलिस पाइट बुक। So stay blessed, stay healthy, stay tuned to my channel. Thank you so much. Subscribe to my channel. Thank you.